हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने अलग अलग तरीके के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को समझने की कोशिश करी। जिसमें हमने बात करी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। देन हमने बात करी पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म ओपन करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। देन उसके बाद हमने बात करी थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जिसमें करता होता है जो कि एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वही उस बिजनेस को रन करता है, वही उस बिजनेस को मैनेज करता है। देन हम पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से उन प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कर ले। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था, पार्टनरशिप फर्म को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग को समझा, उसके फीचर्स को समझा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने समझने की कोशिश करी थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है हम उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे बच्चों हम? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि आखिर किस किस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। हमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब पढ़नी है बेटा, कि आखिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या क्या होती है। इन्हें हमें अब क्या करना है बेटा, डिटेल में समझना है, क्योंकि यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से आपको क्लियर होगा कि ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कंज्यूमर्स के फॉर्मेशन से बनी है, मतलब इसके अंदर कंज्यूमर ज्यादा होंगे। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कंज्यूमर और कस्टमर एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है। तो दोनों के बीच में एक स्लाइट सा डिफरेंस है बेटा। मान के चलिए कि अगर मैं किसी शॉप पे जाता हूं, मैंने एक पेन परचेज किया, वो मैंने पेन परचेज किया और वो पेन जो है मैंने किसी बच्चे को एज अ बर्थडे गिफ्ट दे दिया। मैंने एक शॉप से पेन को परचेज किया तो मैं हो गया उस पेन का कस्टमर। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने उस पेन को कंज्यूम नहीं किया, मतलब वो पेन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। वो पेन मैंने किसको दे दिया? एक दूसरे स्टूडेंट को एज अ बर्थडे गिफ्ट दे दिया। लेकिन अगर मैं वही सेम पेन को एक दुकान से परचेज करके खुद उसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटा? कंज्यूमर। इसको हम किसी फूड आइटम से लिंक करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैं एक शॉप से चिप्स का पैकेट लेके आता हूं। अब वो चिप्स का पैकेट मैंने अगर खरीद के किसी और को दे दिया तो मैंने अगर वो चिप्स का पैकेट खरीदा है तो मैं कहलाऊंगा कस्टमर। लेकिन अगर मैंने वो चिप्स का पैकेट किसी और को दे दिया है तो मैं हो गया यहाँ पे कस्टमर। लेकिन अगर उस चिप्स को पैकेट जो मैंने खरीदा है दुकान से और उसे मैं ही खा रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा बेटा? कंज्यूमर हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? तो अगर मैंने दुकान से कोई चिप्स का पैकेट खरीदा और उसे मैंने खा भी लिया तो कस्टमर भी मैं ही हूं और कंज्यूमर में भी मैं ही हूं। लेकिन अगर मैंने उसे खाया नहीं है, मैंने किसी दूसरे को उसे दे दिया है तो वो दूसरा हो गया कंज्यूमर और मैंने उसे दुकान से परचेज किया है तो मैं हो गया बेटा कस्टमर। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेटा? एक ऐसी सोसाइटी जो कंज्यूमर्स के फॉर्मेशन से बनती है, उसे हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब यहां पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मतलब है, देखिए बेटा। मान के चलिए कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्रोड्यूसर ने अगर कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया तो मान के चलिए उसे 10 रुपए का वो पड़ा। अब ये प्रोड्यूसर जो है एक मिडिल मैन को क्या करेगा बेटा? 10 रुपए में क्या करेगा बेटा? इस प्रोडक्ट को बेचेगा। अब मिडिल मैन जाहिर सी बात है इसे मार्केट में 10 रुपए में तो बेचेगा नहीं, वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा। तो मान के चलिए उसने 5 रुपए जो है अपना क्या ऐड कर लिया बेटा? प्रॉफिट ऐड कर लिया। तो ये कितने का हो गया बेटा? 15 रुपए का हो गया। और ये 15 रुपए का वो किसको भेजेगा बेटा? कस्टमर को भेजेगा। किसको भेजेगा बेटा? कस्टमर को भेजेगा। ये बात ध्यान दी जाएगी बेटा आपको, कस्टमर और वी कैन से दैट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कितने का पड़ा बेटा? वो 15 रुपए का पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं क्या पड़ रहा है बेटा? वो
कस्टमर को या कंज्यूमर को क्या पड़ रहा है बेटा, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया और मिडिल मैन उसमें अगर प्रॉफिट ऐड करके क्या कर रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है। कंज्यूमर चाहता है कि उसे गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और रीजनेबल प्राइस पे भी मिले। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये सभी कंज्यूमर्स मिलकर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, जिसे हम कहेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अब ये प्रोड्यूसर डायरेक्टली किसे सेल करेगा बेटा, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करेगा बेटा, उस माल को सेल कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दो किलो आपको माल परचेस करना है, यहाँ पे आप बल्क में माल परचेस करोगे। किसमें करोगे बेटा, बल्क में आप माल परचेस करोगे और तब जाके आपको 10 रुपए में क्या पड़ेगा बेटा, वो गुड्स आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स ने क्या किया बेटा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भी ले लिया और रीजनेबल प्राइस भी ले लिया। लेकिन कैसे लिया, कंज्यूमर्स ने अपनी खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से डायरेक्टली डील करी और बल्क में उन्होंने आइटम ले लिया, जिससे इनको आइटम भी क्या पड़ा, सस्ते में पड़ा और सारे के साथ रीजनेबल प्राइस में भी इनको क्या पड़ गया बेटा, वो प्रोडक्ट पड़ गया। तो यहाँ पे मिडिल मैन की जो रोल होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, रिमूव होता हुआ देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरी कौन सी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है सर, तो दूसरी होती है बेटा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी होती है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, इसे हमें समझना है अच्छी तरीके से। ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसे हम समझते हैं अच्छी तरीके से कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। देखिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेटा, इसमें सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहां पे आपको मेजर ध्यान रखना है कि यहां पे बात हो रही है बेटा स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। किसकी बात हो रही है बेटा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। अब स्मॉल प्रोड्यूसर को स्मॉल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इनके पास जो कैपिटल होती है वो कैपिटल भी क्या होती है, कम होती है। तो मान के चलिए भाई प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए। बात समझ रहे हैं। अब मान के चलिए रॉ मटेरियल जो है वो थोड़ा सा महंगा बिक रहा है, तो जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, कौन से प्रोड्यूसर बेटा, जो बिग प्रोड्यूसर हैं, वो तो इस रॉ मटेरियल को महंगा भी खरीद लेंगे क्योंकि इनके पास कैपिटल क्या है, ज्यादा है। हाँ या ना। अब जब ये रॉ मटेरियल को परचेस कर लेंगे तो स्मॉल प्रोड्यूसर के पास तो पहले से ही कैपिटल कम है और जाहिर सी बात है जब उसे रॉ मटेरियल भी महंगा मिलेगा तो वो कहां से उस चीज को परचेस कर पाएगा, और कंपटीशन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से लगभग खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर जो है उस रॉ मटेरियल को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, तो वो परचेस नहीं कर पाएगा, तो वो कंपटीशन में भी बना नहीं रह पाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, सारे के सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा था इसे बल्क में या हम कह सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में क्या करेंगे, ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेस कर लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरीके से क्या कर पाए बेटा, धंधा पानी कर पाए और मार्केट में क्या है, टिक पाए। क्लियर है। इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटा, आप दोनों को, आप सभी को, ये दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको क्लियर है बेटा, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए थर्ड देखते हैं, हमारी थर्ड कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो थर्ड होती है हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, देखिए यहां पे बात हो रही है बेटा स्मॉल फार्मर्स की। स्मॉल फार्मर्स के पास जो जमीन होती है वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, स्मॉल होल्डिंग्स। ठीक, मतलब जैसे मान के चलिए कि एक फार्मर है और दो फार्मर है और तीन फार्मर है, इनके पास छोटी छोटी जमीन का टुकड़ा है, इनके पास ज्यादा जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है जमीन भी कम है तो इनका आउटपुट भी क्या निकल के आएगा बेटा, कम निकल के आएगा। भाई आउटपुट कम निकल के आएगा तो इनके पास सरप्लस नहीं बचेगा, सरप्लस नहीं बचेगा तो इनको अच्छी तरीके से इनकम नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि फार्मर जो होते हैं, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स जो कि छोटी छोटी जमीनें लेके बैठे हुए हैं बेटा, वो छोटी जमीनों पे कल्टीवेशन करते हैं तो उनका आउटपुट भी क्या आता है बेटा, कम आता है। अब आउटपुट कम आता है तो उनके पास सरप्लस नहीं बचता है, सरप्लस नहीं बचता है तो उनके पास इनकम ज्यादा नहीं आ पाती है। इसीलिए सभी फार्मर्स ने मिलकर क्या बनाई, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। और इससे इन्होंने क्या करा, इस फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्होंने क्या किया, इन तीनों की लैंड को मिला के कंबाइंड कल्टीवेशन इस पे किया गया। क्या किया गया बेटा, इस पे कंबाइंड, इसके ऊपर कल्टीवेशन किया गया। कंबाइंड कल्टीवेशन करने से क्या हो गया, जो आउटपुट था वो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया और कहीं ना कहीं इन फार्मर्स की क्या हो गई बेटा, इनकम भी एक तरीके से बढ़ गई। तो याद रखना फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि छोटी छोटी स्मॉल ना लैंड होल्डिंग्स लेके बैठे हुए हैं, जब वो अपनी पर्टिकुलर खुद की इंडिविजुअल जमीन पे कल्टीवेशन करते हैं तो आउटपुट आता है बहुत ही कम। लेकिन फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी लोगों ने मिलकर कंबाइंड कल्टीवेशन किया जिससे आउटपुट क्या हो गया बेटा, कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आई या नहीं आई आप सभी को?
चलिए फोर्थ हम पढ़ते हैं बेटा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ कौन सी है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब यहां पे बात हो रही है क्रेडिट, यहां पे बात हो रही है बेटा किसकी? लोन की, क्रेडिट की बात हो रही है। ठीक, मान के चलिए बेटा कि एक पर्सन है जिसको किसी काम के लिए मनी की नीड है। ठीक, अब वो जाता है बैंक में लोन लेने के लिए। ठीक है, अब बैंक में जब वो लोन लेने जाता है तो बैंक वाले मांगते हैं कोलाटरल। कोलाटरल मैंने आपको बताया था, बैंक मांगता है गारंटी कि आप जो हमसे पैसा ले रहे हो उसके बदले में आप हमारे पास से गारंटी रखें। इन केस अगर आप फ्यूचर में पेमेंट देने में डिफॉल्ट हो जाते हैं तो हम आपकी उस चीज को बेच के क्या करेंगे? पैसा अपना निकाल लेंगे। अब जाहिर सी बात है इस बंदे के पास कोई कोलाटरल नहीं है, तो क्या बैंक इसे लोन देगा? नहीं देगा। आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहां पे एक आदमी को पैसे की जरूरत है और वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक जो है लैक ऑफ कोलाटरल होने की वजह से क्या उस इंसान को पैसा देगा? नहीं देगा। तो क्या अब वो आदमी धंधा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पे बनती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सभी सोसाइटी के मेंबर्स मिलके जिस भी आदमी को नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग वो उसे पैसा देते हैं। तो पैसा आता कहां से है? ये सब लोग अपनी सेविंग्स में से थोड़ा थोड़ा सा पैसा क्या करते हैं बेटा? यहां पे जमा करते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और सभी सोसाइटी के मेंबर्स, इस सोसाइटी के मेंबर्स आपस में डिस्कशन करके जिसको भी जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो उसे दे देते हैं। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल ही लो होता है, क्योंकि सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर प्रोवाइड करवाना। कितने टाइम में वो पैसा वापस से चुकाएगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितने ईएमआईज में वो पैसा चुकाएगा, ये सारे के सारे फैसले सभी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके लिए जाते हैं। कोई सिंगल पर्सन इसमें डिस्कशन नहीं लेता है। तो वो पर्सन जिसके पास कोलाटरल नहीं और जिसे बैंक से लोन नहीं मिलता है, वो सभी मेंबर्स मिलकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसको भी नीड होती है वो वहां से पैसा ले लेते हैं। बदले में उनको इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, और एक टाइम लिमिट के अंदर उनको पैसा भी क्या करना पड़ता है बेटा? वापस से रिटर्न करना पड़ता है। क्लियर है बेटा? ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। फिफ्थ अगर हम अपने टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ें तो वो होती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान के चलिए कि एक इंसान है जो सोसाइटी में से निकल रहा है और उसने देखा कि एक बड़ा मकान है। अब उसके अंदर ये इच्छा जागती है कि मेरा भी क्या होना चाहिए? एक बड़ा सा मकान होना चाहिए। जाहिर सी बात है हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसको खुद का क्या हो बेटा? घर हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या जाती है? फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है बेटा जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स मिलके एक जगह पे फंड डालते हैं और सस्ती रेटों में क्या करते हैं? मकान बना के दे देते हैं उन लोगों को जिनको मकान की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बदले में जिसको मकान चाहिए उसे भी मकान बनाने में क्या करनी पड़ती है? मदद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसे क्या मिलता है? इस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांटेज मिलता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। और लास्ट हमारी हो जाएगी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसकी बात हो रही है मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रमोशन वगैरह करना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है बेटा, उनके पास होती है कैपिटल कम। अब उनके पास कैपिटल कम होती है तो वो कहीं ना कहीं जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही महंगा पड़ता है। आपको पता है बेटा कि रिसोर्सेस कम होते हैं और एडवर्टाइजमेंट महंगा पड़ता है, तो माल कैसे बिकेगा? जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स का मार्केटिंग का काम करती है, उसे वेयर हाउस प्रोवाइड करवाने का काम करती है, उसका प्रमोशन करती है, उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, ताकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी क्या कर पाए? अपने गुड्स को सेल कर पाए और एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाए और मार्केट में कंपटीशन भी क्रिएट कर पाए। तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज है बेटा जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फील्ड के लोगों को क्या करती है? एक तरीके से हेल्प पहुंचाने का काम करती है, ताकि वो इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाए। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, एक अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, पार्टनरशिप फर्म को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा और बच रहा है, जिसका नाम है कंपनी, और कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कंपनी भी हम कह सकते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हम कह सकते हैं, मतलब एक ही है। इसको अब हमें डिटेल में समझना है बेटा नेक्स्ट लेक्चर से, जिसमें हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में, कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में और कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में भी बातचीत करेंगे, जिसमें 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आया था, जिसमें एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है? कंपनी बना सकता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है बेटा, चाहे वो अकाउंटेंसी की हो, बिजनेस स्टडीज की हो, इकोनॉमिक्स की हो, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बातचीत करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।